5। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हम अपना जो थर्ड चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो काफी हद तक पढ़ चुके थे। चलिए तो उसको हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें अभी तक पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले अपने जो स्टार्टिंग की थी वो कैसे करी थी? करंट से। करंट क्या होता है? अगर कोई चार्ज है वो फ्लो कर रहा होता है, तो वो जिस डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा होता है ना, तो वो डायरेक्शन को अपन करंट की डायरेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन रहती है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन को कहा जाता है। ये हमने देख लिया था। उसकी डेफिनेशन क्या दी थी हमने कि अगर कोई चार्ज किसी यूनिट क्रॉस सेक्शन से एक यूनिट टाइम के अंदर पास हो रहा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। यानी कि चार्ज फ्लोइंग थ्रू एन क्रॉस सेक्शनल एरिया इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज द करंट। ये हम बात कर चुके थे। इसके बाद हमने देखा था कि अगर किसी सर्किट के अंदर हमें करंट को फ्लो करवाना है, और करंट को जो फ्लो करवाना है वो कैसा फ्लो करवाना है? स्टडी मैनर में। यानी कि ऐसा नहीं कि थोड़ा जा रहा है करंट फिर थोड़ा नहीं जा रहा है, हमको स्टडी वे में उसको फ्लो करवाना था। यानी कि एक बार करंट का फ्लो दिया है तो वो कंटिन्यूस फ्लो होता है। तो उसके लिए क्या किया हमने? हमारा जो सर्किट था उस सर्किट के अंदर हमने यूज किया किसका? बैटरी का। अब बैटरी क्या करती थी? बैटरी क्या करती थी? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती थी उस जो हमने सर्किट लिया था उसके दो टर्मिनल्स के बीच में। उस पोटेंशियल डिफरेंस से ये होता था कि जो चार्ज है हमारा वो फ्लो करने लग जाता था। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जो बैटरी थी वो अगर चार्ज को फ्लो करवा रही है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो यहां होना चाहिए था कि जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पूरी तरीके से न्यूट्रल हो जाना चाहिए था, मगर नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि जैसे ही चार्ज फ्लो कर रहा था वो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा तो रहा था। फिर बैटरी के अंदर क्या हो रहा था कि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा था। अब अभी तक हमने जो देखा था वो क्या देखा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा था, मगर यहां पर हमें एक नया फिनोमेना देखने को मिला। क्या? कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल यानी कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो यहां से एक और हमारे चीज में थोड़ा सा जहन में एक बात आई कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वहां हमें पता चला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि इस बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन की वजह से एक वर्क डन हो रहा है। वर्क डन क्या हो रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कोई एक पावर, एक कोई शक्ति लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ लेके जा रही थी। उसको नाम दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें पता चल चुका था कि एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसकी वजह से एक फोर्स वर्क कर रहा है। वो फोर्स जो वर्क कर रहा है उसको हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम दिया, और वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही जो पॉजिटिव चार्ज था उसको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ लेके जा रहा था। इतनी बात हम कर चुके थे। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ओम्स लॉ से रिलेटेड। क्लियर है? ओम्स लॉ से रिलेटेड क्या कहे हम? ओम्स लॉ ही हमारा टॉपिक रहेगा। तो ओम्स लॉ जो था वो क्या था, हमें आज वो चीज डिस्कस करनी है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो आई होप यू आर डूइंग वेल और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ओम्स लॉ। देखिए, ओम्स लॉ पढ़ने से पहले चल हेडिंग डाल देते हैं। पहले अपन यहाँ पर लिखते हैं अपन ओम्स लॉ। ये हमने हेडिंग डाल चुके हैं ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ आया कैसे, सबसे पहले ये बात करते हैं। तो ओम्स ये किसी का नाम ही है ऑलमोस्ट, तो ये थोड़ा सा पोर्शन है नाम का। एक्चुअली में हुआ क्या था कि कोई भी चीज जो इन्वेंशन होता है वो एक्सपेरिमेंटली होता है। जैसे अगर बात करें तो न्यूटन, जो सर न्यूटन थे अपने, वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एप्पल गिरा तो ग्रेविटी की खोज होगी। एक्सपेरिमेंट करके देखे होंगे उन्होंने बहुत सारे। तो यहां पर भी क्या हुआ था कि जो एक साइंटिस्ट थे हमारे, एक कौन से साइंटिस्ट थे? जर्मन साइंटिस्ट थे हमारे। क्या नाम था उनका? सर जॉर्ज साइमन ओम, इनका ये नाम था। क्लियर है? चलिए नाम को एक बार और कंफर्म कर लेते हैं अपन। हाँ, क्या नाम था? सर जॉर्ज साइमन ओम। अब ये साइमन साइमन गोबेक वाला साइमन नहीं है, ये अलग एक साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने क्या करा? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इन्होंने एक चीज नोटिस करी। क्या नोटिस करी? कि जो पोटेंशियल होता है, कोई एक कंडक्टर उन्होंने लिया था, इस कंडक्टर के ऊपर क्या कर रहे थे? कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये सब कुछ कंडक्टर था। कंडक्टर को उन्होंने क्या कर रखा था? एक बैटरी से कुछ कंडक्ट कर रखा था ताकि कंडक्टर के आसपास क्या हो जाए? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए। क्लियर है? चलिए, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही उन्होंने इस कंडक्टर के आसपास को लगाया तो हुआ क्या? यहाँ पर करंट फ्लो करा। तो करंट सपोज करके चलते ऐसे कुछ फ्लो करा होगा, यहाँ पर कुछ करंट फ्लो करा, और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस था कुछ V था। तो जो अपने साइंटिस्ट थे
सर ओम्स। उन्होंने क्या देखा कि ये जो पोटेंशियल है और ये जो करंट है इसके बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। वो क्या रिलेशन है? वो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली करा, ट्राई सब करने के बाद में उनको कंक्लूजन ये निकला कि जो इसके कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के जो इस कंडक्टर के एंड्स के ऊपर प्रेजेंट है। ये था ओम्स लॉ। और ये जो लॉ इन्होंने दिया इसी को अपने ओम्स लॉ दे दिया नाम। बस इतना बेसिक है। बाकी आपकी बुक्स में जो डेफिनेशन लिख रखी है वो एग्जाम के पर्पस से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है। मगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, यानी कि जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, यानी कि इसके एंड के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी के प्रोपोर्शनल है अपना करंट। यहां तक आपको समझ में आया? ये था ओम्स लॉ। बट इन्होंने क्या करा था, ये जिस कमरे के अंदर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये रूम के अंदर जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने एक कंडीशन दे दी थी। क्या कंडीशन दी थी? उन्होंने बोला था कि मेरा जो रूम था उस रूम का टेम्परेचर जो था मैंने एक कोई फिक्स रख रखा था और जो फिजिकल कंडीशन थी आसपास की वो भी क्या कर रखी थी, मैंने कांस्टेंट रख रखी थी। फिजिकल कंडीशन लाइक ह्यूमिडिटी हो सकती है, आसपास का एनवायरनमेंट, वो भी क्या कर रखा था उन्होंने कांस्टेंट कर रखा था और टेम्परेचर भी फिक्स कर रहा था। तो जो ओम्स लॉ था उसकी खाली एक ही कंडीशन थी कि जो आपका करंट किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो अगर हो रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा वोल्टेज के, मगर कंडीशन ये रहेगी कि आप टेम्परेचर को भी फिक्स रखो और फिजिकल कंडीशन को भी फिक्स रखो। तो ये था हमारा ओम्स लॉ। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो सबसे पहले मैं आपका टाइम नहीं लेते हुए यहाँ पर एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख देता हूं जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग में आ जाए कि व्हाट इज द एग्जैक्टली ओम लॉ। आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए, तो आप इसको डायग्राम को नोट कर लीजिए, थोड़ा सा मैं रफ करके इसको लिख देता हूं। चलिए दोस्तों, डेफिनेशन दिख रही है आपको लिखी हुई? देखिए क्या लिखा हुआ है। ओम्स लॉ हमने समझ लिया क्या होता है। आप डेफिनेशन को देखिए जो आपको एग्जाम में राइट डाउन करनी है। देखिए क्या लिखा हुआ है। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन अनचेंज्ड। समझ में आया? यानी कि उस जो रूम के अंदर एक्सपेरिमेंट करा था उसका टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन क्या थी, फिक्स्ड कर रखी थी। तब उनको एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। क्लियर है? या फिर ऐसा बोल सकते हो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जो था हम निकाल चुके थे। अब इसके बाद क्या हुआ कि आप सभी को पता ही होगा, 11वीं पढ़ के आ चुके हो आप, प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटता है तो कांस्टेंट लगता है। अब यहां पर वो कांस्टेंट क्या था, देखिए V इज इक्वल टू R I। क्लियर? हियर द R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। R क्या है आपका? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्लियर? ये कांस्टेंट है और इसी को क्या नाम दिया गया? रेजिस्टेंस। क्या नाम दिया गया इसका? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको नाम दिया गया है रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो ये जो होता है आपका ओम्स लॉ होता है। क्या होता है ओम्स लॉ? कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर से कोई करंट फ्लो कर रहा होता है तो वो जो करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के जो उस कंडक्टर के अक्रॉस है। कंडीशन टेम्परेचर फिक्स्ड होना चाहिए और अदर फिजिकल कंडीशन भी फिक्स होना चाहिए। बस यही था ओम्स लॉ। यहां देखिए, इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो इसका जो ग्राफ आपकी बुक में दे रखा है वो कुछ एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है। यानी इस एक्सिस पे लीजिए आप V को, इस एक्सिस पे लीजिए आप I को और एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दीजिए। ये जो रहता है आपका ओम्स लॉ के लिए ग्राफ रहता है पोटेंशियल और करंट के बीच में। क्लियर? चलिए, यहां पर थोड़ी मिस्टेक करी अपनों ने। क्या बोला था अपनों ने? पोटेंशियल इज डायरेक्टली करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, यानी कि I और V। क्लियर है? चलिए, यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। ये हमने देखा। यहां से अब हमको क्या पढ़ना है? रेजिस्टेंस हमारा निकल के आया है। ओम्स लॉ खाली इतना ही था कि जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के जो कंडक्टर के आसपास रहता है। और ये इसका कुछ ग्राफ था, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ। ये था आपका ओम्स लॉ। ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है, ये ग्राफ है आपका। कुछ एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है। एक्सपेरिमेंटली हमको ये पता चला था। यहां तक क्लियर है? अब यहां पर क्या निकल गया, इधर देखिए कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के वे में अगर मैं ओम्स लॉ को अगर लिखता हूं तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ आता है, R अगर मैं निकालता हूं तो क्या निकल के आता है मेरे पास में? V अपॉन में I। यानी कि किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो रेशियो होता है किसका?
उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल लगा हुआ है उसका, और अपॉन में उसके अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है उसका। यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। अब देखिए, अब मैं एक बात कहने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। दिखने में कैसा लग रहा है कि अगर ये पोटेंशियल ज्यादा होता तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता, क्योंकि ये ज्यादा होता तो ये भी ज्यादा होता। अगर करंट ज्यादा होता तो रेजिस्टेंस कम होता, और करंट अगर कम होता तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता। ऐसा आपको दिख रहा है ना, क्लियर है? मगर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या रहता है, ये जो R है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन करंट। फिर ये रेशियो में कैसे है, देखिए यहां पर मैं लिख सकता हूं इंडिपेंडेंट फ्रॉम V एंड I। ये बात को आप याद रखिएगा, ये इंडिपेंडेंट रहता है। कैसे इंडिपेंडेंट रहता है, आप ये देखिए। आपके पास एक बहुत बड़ा समुद्र था, समुद्र के अंदर क्या था, पानी था। पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1000। उसके अंदर से आपने एक मग्गा पानी निकाल लिया है। अब उस मग्गे की पानी की क्या डेंसिटी चेंज हो जाएगी, नहीं होगी, उसकी भी कितनी रहेगी, 1000 रहेगी। मगर फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि समुद्र की बात करें तब मास ज्यादा था मगर डेंसिटी वहां पे 1000 थी। एक मग्गे में पानी लिया, अब मास हो चुका है कम, तो उसकी डेंसिटी हो जानी चाहिए थी कम, मगर नहीं हुई। कितनी थी, 1000 थी। सेम रिलेशन यहां पर है, जैसे डेंसिटी मास और वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट थी, उसी टाइप से हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिक आपका करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? अगर आप करंट कम है तो समझ जाना कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी कम है। क्लियर है? तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आप ये चीजों को नोट कर लीजिए। जो अपना रेजिस्टेंस रहता है वो इंडिपेंडेंट रहता है पोटेंशियल और करंट के, बस इतनी चीज ध्यान रखिए आप। क्लियर है? चलिए अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस, क्योंकि अब हमारे पास में रेजिस्टेंस एक नई टर्म आ चुकी है, ओम्स लॉ हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर? तो नोट डाउन दिस प्लीज। चलिए दोस्तों, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस। हमें बात करनी है रेजिस्टेंस की। हमने देखा अभी ओम्स लॉ के थ्रू हमें जो निकल कर आया है उसके रेशियो से एक रेजिस्टेंस निकल कर आया था। रेजिस्टेंस क्या होता है वो देखिए, क्या लिखा हुआ है यहां पर, डेफिनेशन देखिए आप पहले। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ करंट। यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या करता है कि आपका जो करंट फ्लो हो रहा होता है उस करंट के फ्लो को अपोज करता है। अपोज इन द सेंस उसको रोकता है। जैसे कि अगर एग्जांपल ले अपन, अगर करंट यहां से 4 एम्पियर का अगर फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या करेगा कि थोड़ा करंट को धीरे धीरे फ्लो हो रहा होने पर मजबूर करेगा। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन अच्छा सा, जिसको आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग में आ जाए कि व्हाट इज द एग्जैक्टली रजिस्टर डू। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए जो रेजिस्टेंस जो रहता है वो प्रॉपर्टी हो गई किसकी, कंडक्टर की, जिससे वो क्या करता है, अपोज करता है फ्लो ऑफ चार्ज को। आपके पास में पानी का पाइप लीजिए, पानी का पाइप लिया आपने, वॉल को चालू करा, अच्छा धड़ल्ले से पानी निकल रहा था उसके अंदर से, ठीक है, और आप गार्डन में पानी दे रहे थे। मगर हुआ क्या, मैंने यहां से उस पाइप को हल्का सा दबा दिया। जैसे मैंने दबा दिया तो पानी का फ्लो आप देख रहे होंगे थोड़ा सा कम हो गया होगा। क्लियर? तो ये जो आपने दबाया है, ये यहां पर आपने क्या करा, उसको रेजिस्ट कर रहे हो, यानी कि पानी के फ्लो को आपने दबाकर रोक दिया है। तो सेम रेजिस्टेंस का काम रहता है। क्या करता है वो, अगर करंट फ्लो हो रहा होता है तो वहां क्या करता है, वो एक बैरियर क्रिएट कर देता है उसके फ्लो के लिए। समझ में आ गया आपको, ये होता है रेजिस्टेंस। बस यहां देखिए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन माई। इसको आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो, इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट, जिस कंडक्टर की आप बात कर रहे हो उसके लिए। यहां देखिए अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं अपन। इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है, देखिए वोल्ट को आप काय में नाप, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको आप वोल्ट में नापते हो। क्लियर है? अपॉन करंट को काय में नापते हो, एम्पियर में। तो इसकी जो ऐसा यूनिट निकल के आई है वो क्या निकल के आई है, वोल्ट एम्पियर इनवर्स, और इसी को क्या बोलते हैं आप, ओम। यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है उसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट क्या होती है, ओम। इसको ओम ही क्यों नाम दिया, क्योंकि भाई साहब जो अपने ओम थे उन्होंने इसकी खोज की थी। उन्होंने ही पता करा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, वहीं से रेजिस्टेंस निकल के आया। तो इसकी जो यूनिट थी वो भी क्या हो गई, ओम हो गई। यहां तक आपको क्लियर हुआ, यहां तक आपको समझ में आ चुका है। चलिए तो ये जो रहता है आपका क्या रहता है, रेजिस्टेंस रहता है। यहां तक आपको समझ में। अब रेजिस्टेंस जो रहता है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी सर्किट के अंदर, तो उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप देख लीजिए थोड़ा सा। जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन रहता है कुछ इस टाइप से रहता है। यदि आप कहीं तो आपको ऐसा बॉक्स दिखा हुआ मिलेगा, ये रजिस्टर को बताता है जिसका कुछ रेजिस्टेंस होता है। क्लियर? अब आपके
दिमाग में कुछ आ रहा होगा कि मैं अभी रेजिस्टेंस कह रहा था और अब मैं रजिस्टर बोल रहा हूं, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, अगर कोई मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस कुछ हो तो उस मटेरियल को हम बोल देते हैं रजिस्टर। अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास में क्या है, एक पेन है। अगर ये पेन के अंदर अगर मैं करंट फ्लो कराता हूं, ये करंट को रजिस्ट करता है, यहां से मैंने 4 एम्पीयर भेजा और यहां से थोड़ा सा कम ही करंट मुझे मिल रहा है, तो ये रजिस्ट कर रहा है। तो ये जो पेन है ना, इसको मैं रजिस्टर कहूंगा। क्लियर है? चलिए, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। तो ये जो रहता है आपका, ये रजिस्टर रहता है। कई बार आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है। क्लियर है? तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन रहता है किसका? रजिस्टर का। ये जो रहता है कैसा रजिस्टर रहता है? ये फिक्स्ड रजिस्टर है दोनों। और अगर आपको ऐसा कहीं देखने को मिले तो ये जो रहता है चेंज्ड रहता है, मतलब ये फिक्स्ड नहीं रहता है। इसको अपन एक प्रॉपर नाम देते हैं वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर है ये। इसको आप इस टाइप से भी बना सकते हो, ये सब। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है रजिस्टर के। रजिस्टर समझ में आया ना? अपन आगे और देखेंगे कि रजिस्टर होता क्या है। खाली इतना ध्यान रखिए आप कि ऐसा मटेरियल जिसका कुछ रेजिस्टेंस हो, उस मटेरियल को ही अपन क्या बोलते थे? रजिस्टर बोल देते हैं। यहां तक क्लियर हो गया आपको? तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कि क्या होता है रेजिस्टेंस। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं यहां से। चलिए, कर लिया नोट डाउन आपने? आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली बात कर लेते हैं अपन। हुआ क्या कि मेरे पास में घर पर वायर रखा होता है, मैंने देखा है ओम्स लॉ सर ने पढ़ाया है मेरे, तो एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख ही लेते हैं कि सही में होता भी है या नहीं होता है। तो मैंने क्या करा, एक रजिस्टर लिया। रजिस्टर क्या लिया, मतलब एक वायर लिया। वायर भी क्या करता है, कुछ ना कुछ जितना करंट आप उसके अंदर डालते हो ना, तो उसको अपोज करता है। वायर अपने आप में एक रजिस्टर की तरह भी वर्क करता है। तो मेरे पास में एक वायर था, तो मेरे वायर को क्या करा, मेरे को चेक करना था कि उसके अंदर जो है किस टाइप से करंट का फ्लो हो रहा है और कितना अपोज कर रहा है, यानी कि जो आपका वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है वो मुझे देखना था। तो मैंने क्या किया, जो वायर था उसको एक बैटरी से कनेक्ट करा सबसे पहले। तो क्योंकि करंट फ्लो करवाना है तो बैटरी तो चाहिए ही ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। तो यहां पर मैंने एक रजिस्टर ऐसी सिंबल बना दिया जो इसके रजिस्टर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, वायर के रेजिस्टेंस को। फिर हमने क्या किया, हमको चेक करना था कितना करंट इसके अंदर से फ्लो हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर एक अमीटर लगा दिया। अमीटर से हम चेक कर सकते हैं कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो अमीटर है मुझे करंट की डायरेक्शन दे देगा, और ये मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। और ये जो करंट है कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ये तो आपको पता ही है। अब मेरे को ये भी देखना था कि पोटेंशियल क्या है, तो मैंने क्या करा, इसके एक पैरेलल में यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा दिया। तो ये इन दोनों पॉइंट के बीच में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा कौन बता देगा, वोल्टमीटर बता देगा। वो करंट जो है ये अमीटर मुझे बता देगा। अब मुझे रेजिस्टेंस निकालना था, तो मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले मैंने इस वोल्टमीटर की रीडिंग को नोट करा, तो उसको ऊपर लिख दिया। फिर मैंने, ये आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये जो एम्पियर थी इसकी रीडिंग आई थी करंट, उस करंट को मैंने अपन में लिख दिया। और उसका जो रेशियो निकल के आया उससे मुझे पता चला कि ये मेरे जो वायर है उसका रेजिस्टेंस इतना है। क्लियर है? तो कुछ भी निकल के आया XYZ, तो आप ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं। क्लियर? आप ज्यादा बड़ा करंट मत लीजिएगा, बैटरी के थ्रू भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ नहीं कि घर के वायर में, घर का जो हायर वोल्टेज का जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 300 कितना वोल्ट रहता है अपना, उसके अंदर आप डाल के चेक करने लगे और ब्लास्ट हो गए, ऐसा नहीं करना अपने को। क्लियर है? चलिए, 440 वोल्ट का झटका लग सकता है, आपको गाना सुना ही होगा आपने। तो आप इस टाइप से चेक कर सकते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा ये। फिर हमें आगे बात करनी है थोड़ा सा कि जो रजिस्टर रहता है इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो आप इतना नोट कर लीजिए, जिसने कर लिया अच्छी बात है, नहीं किया हो तो एक बार और आप नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वो चीज आपने नोट कर ली होगी। यहाँ देखिए, अब अपने को बात करना है, हमें जो बात करनी है वो ये है कि जो रेजिस्टेंस है आपका वो किन किन चीजों से इफेक्ट करता है। तो यहां देखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। यदि आपका टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तब भी आपका जो रेजिस्टेंस है वो किन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रह रहा है। वो कौन कौन सी चीजें, यहां देखिए। तो जो आपका पहला है वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर, एक्सपेरिमेंटली हमने देखा था कि जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, कुछ इस टाइप से। फिर एक और चीज जो हमने नोटिस करी बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, वो क्या था, एरिया ऑफ कंडक्टर। यानी कि जो दो फैक्टर्स थे ये अफेक्ट कर रहे थे किसको, हमारे रेजिस्टेंस को। लेंथ जो इफेक्ट कर रही थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी वे में कर रही थी, और एरिया की अगर मैं बात करूं तो एरिया जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आपके रेजिस्टेंस के।
क्लियर है? यानी दो फैक्टर थे, एक था कंडक्टर की लेंथ और एक था कंडक्टर का एरिया। ये दोनों इफेक्ट कर रहे थे रेजिस्टेंस को जब आपका टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था। यहां तक आपको समझ में आ चुका है? यहां देखिए, अगर मैं इन दोनों को मर्ज करता हूं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट वी गेट L अपॉन में A। ये आपको समझ में आया? अब यहां पर फिर आपको देखा होगा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैसे दिखेगा? प्रोपोर्शनल को आप हटाओगे तो आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देखने को मिलेगा। देखिए R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। अब यहां पर जो एक चीज निकल के आई है इसको बोलते हैं अपन रो। ये होता है आपका क्या? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसको एक और नाम से जानते हैं अपन, इसे कहते हैं हम रेजिस्टिविटी। क्लियर है? ये जो होता है आपका क्या होता है? रेजिस्टिविटी, या फिर आप इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। एक और क्या नाम होता है इसका? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है? हमने जब देखा कि जो रेजिस्टेंस है वो इफेक्ट कर रहा है लेंथ से, एरिया से, जब हमने रिलेशन निकाला तो हमारे पास एक नई टर्म निकल के आई, रेजिस्टिविटी। जो रेजिस्टिविटी होती है उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब यहां जो R है वो डिपेंडेंट है लेंथ के ऊपर एंड एरिया के ऊपर। यहां तक आपको समझ में आ गया? चलिए, अब रेजिस्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो ये आपने देख ही लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। इसको थोड़ा सा रफ करते हैं इस पोर्शन से। ठीक है? अब इसकी यूनिट की बात करते हैं हम, रेजिस्टिविटी की। देखिए रेजिस्टिविटी की हम बात करें तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में? R A अपॉन में L। अब इसकी हम अगर बात करें यूनिट की, तो यूनिट कैसे निकाल सकते हो आप? देखिए ये तो हो गया रो। R को काय में आपने मेजर करा था? ओम में। और एरिया को आप मीटर स्क्वायर में मेजर करते हो और लेंथ को आप मीटर में मेजर करते हो। इससे ये कैंसिल हो गया। तो रो का जो आपको यूनिट मिला है वो क्या मिला है? ओम मीटर। ये इसका क्या होता है? एसआई यूनिट होता है। इसका रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट जो होती है क्या होती है? ओम मीटर। दिख रहा है आपको? क्लियर है? ये क्या होता है? रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर। यहां तक क्लियर हो चुका है आपको? चलिए, यहां तक आपको समझ में आ चुका है। अब हम किसको रख करें? आप एक काम कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर रेजिस्टिविटी की एक छोटी सी डेफिनेशन हम लिख देते हैं तो जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि व्हाट इज एग्जैक्टली रेजिस्टिविटी। क्लियर है? चलिए नोट डाउन दिस। चलिए दोस्तों, यहां लिखा है आपको रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन मैंने लिख दी। क्या होती है? इट कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया और अ यूनिट लेंथ। क्लियर? ये होता है आपका रेजिस्टिविटी। समझ में तो आ गया होगा आपको? अब देखिए कुछ मटेरियल्स रहते हैं उनकी रेजिस्टिविटी क्या रहती है वो हमें देखना है। देखिए पहला है आपका कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको आप कंडक्टर बोलते हो। फॉर एग्जांपल कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, जो चार्ज को इजीली फ्लो होने देते हैं उनको कंडक्टर कहा जाता है। इनकी जो रेजिस्टिविटी रहती है वो लो रहती है। कितनी रहती है? 10 टू द पावर -8 ओम मीटर टू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। यहां तक आपको क्लियर है? इसके बाद जो आता है आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या आता है? आपका ग्लास हो गया, माइका हो गया, इनके थ्रू चार्ज फ्लो नहीं हो पाता। तो इनकी जो रेजिस्टिविटी रहती है वो हाई रहती है। कैसे? 10 टू द पावर 14 ओम मीटर टू 10 टू द पावर 16 ओम मीटर, बहुत ज्यादा हाई है। फिर आपके पास एक नया टर्म आपको देखने को मिल रहा है, सेमीकंडक्टर्स। ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं क्या होते हैं? ये हाफ इंसुलेटर होते हैं और हाफ कंडक्टर होते हैं। इनकी जो रेजिस्टिविटी रहती है वो रहती है 10 टू द पावर -6 ओम मीटर टू 10 टू द पावर 4 ओम मीटर। ये सेमीकंडक्टर्स जो रहते हैं आपके, वो आपको थोड़ा टाइम बाद देखने को मिलेंगे। आपके 12th में ही है ये, थोड़ा सा लेट आपको इनसे इंट्रोडक्शन हो पाएगा। क्लियर है? तो ये जो रहता है रेजिस्टिविटी रहती है। क्लियर है? तो यहां पर अपना जो ओम्स लॉ था उसके थ्रू हमने क्या निकाला? रेजिस्टेंस निकाला। रेजिस्टेंस के बाद हमने देखा कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। वो अफेक्ट वाले फैक्टर्स की वजह से एक और कांस्टेंट निकल के आया जिसको हमने नाम दिया रेजिस्टिविटी। क्लियर है? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहां पर जो रेजिस्टिविटी वाला जो पोर्शन है वो खत्म होता है आपका, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आगे का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है ये हमको देखना है। तो इसको देखने से पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए मैं क्या एग्जांपल देना चाहता हूं, उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम डेफिनेशन की बात करेंगे। आपके पास में कंडक्टर था कुछ इस टाइप से, या आपके पास में कंडक्टर है। यहां क्या हो रहा था? कुछ इस टाइप से ऐसा करंट फ्लो कर रहा था, कोई आई करंट फ्लो कर रहा था इस कंडक्टर के थ्रू। अब मैंने क्या किया? इस कंडक्टर के अंदर से एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कट करा। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने कट कर दिया। अब इस क्रॉस सेक्शनल जो एरिया कट करा है इसका कुछ एरिया होगा ए। क्लियर है? अब ये जो एरिया है ये पूरा ऐसा कुछ जो कंडक्टर रहेगा उसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है।
इस एरिया जो रहेगा इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स रहे होंगे, छोटे 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 छोटे। जैसे अगर मैं बात करूं, ये आपके पास में कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्लियर। अब अगर मैं बात करूं, यहां पर एक पॉइंट बना सकता हूं, यहां पर एक पॉइंट बना सकता हूं, इन एरिया के अंदर मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बना सकता हूं, क्लियर। ये जो पॉइंट्स है, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को जोड़ करके मैं ऐसा एक एरिया बना सकता हूं। अब मुझे जो पता करना था क्या, कि एक ये तो इतना बड़ा एरिया था, मगर यूनिट एरिया में से कितना करंट पास हो रहा है वो मुझे देखना था। यूनिट एरिया का मतलब समझते हो कि इतना बड़ा जो एरिया है, इसको अगर मैं टुकड़ों में तोड़ता हूं, अच्छे छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वो जो छोटे छोटे टुकड़ों में से जो एक छोटा सा टुकड़ा मैंने जो लिया, उस छोटे से टुकड़े में से कितना करंट पास हुआ वो मुझे पता करना था। तो मैं क्या कर सकता था, तो मैंने क्या किया कि अपना जो करंट था उसको मैंने डिवाइड कर दिया एरिया से। तो इससे मुझे क्या पता चला कि पर्टिकुलर करंट यूनिट एरिया में से कितना पास हुआ है। तो ये जो I अपॉन A रहता है ना, इसी को नाम दिया गया करंट डेंसिटी। इसी को क्या नाम दिया गया, करंट डेंसिटी। इसको जैसे रिप्रेजेंट करते हो यही क्या होती है आपकी करंट डेंसिटी। ये क्लियर हुआ। यानी कि करंट डेंसिटी होता क्या है, इफ अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, देन इफ यू वांट टू फाइंड आउट अ कंडक्टर थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, यानी किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के एक पर्टिकुलर पॉइंट से मुझे करंट को अगर देखना है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उस करंट के अंदर उस एरिया का भाग दे दूंगा, तो मुझे एक यूनिट एरिया के लिए क्या निकल के आ जाएगा, करंट निकल कर आ जाएगा। ये समझ में नहीं समझ में आया, जरूर देखिए। आपके पास एक 5 लोग थे, ठीक है, 5 पर्सन थे, 5 लोग थे, और आपके पास में कुछ 10 क्या थे, बनाना थे। यहां तक आपको समझ में आया। अब ये जो 5 लोग हैं, आप इसको एरिया की तरह कंसीडर करो, और ये जो 10 लोग हैं इसको आप करंट की तरह कंसीडर करो, क्लियर। अब मुझे क्या पता करना है कि एक आदमी के पास में कितने केले आए, तो मैं क्या करता हूं, 10 केले को ऊपर लिखता हूं और अपोन में 5 को लिख देता हूं, यानी कि एक आदमी के पास कितने केले आए, 2 केले आए। यहां समझ में आया। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है कि मेरे पास एक इतना एरिया था और इतना करंट था, एक यूनिट एरिया में कितना करंट बटा वो मुझे देखना था। तो मैंने क्या करा, जैसे मैंने बनानों को ऊपर लिखा था, ऐसे यहां पर करंट को ऊपर लिख दिया, और जैसे मैंने लोगों को नीचे लिखा था इसलिए एरिया को नीचे लिख दिया। तो ये होता है आपका क्या, करंट डेंसिटी। आई होप आपको ये एग्जांपल के थ्रू पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब मैं इसको रफ करके प्रॉपर डेफिनेशन लिख देता हूं, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए देखिए दोस्तों, डेफिनेशन हमने लिख दी है। करंट डेंसिटी की क्या होता है, if a current I flowing normally through a cross sectional area A of a conductor, then the magnitude of current density at any point of this cross sectional will be J is equal to I upon में। डेफिनेशन देख लिया क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई करंट है वो किसी यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर पास हो रहा होता है, तो उस जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके किसी पॉइंट के ऊपर अगर मुझे करंट निकालना है तो किसके इक्विवेलेंट होता है, J इज इक्वल टू I अपॉन में। जैसा कि अभी आपने देखा, इसकी जो यूनिट की बात अगर हम करें तो क्या होती है, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एम्पियर मीटर की पावर -2। ये डायग्राम है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर निकालना हो मुझे तो हम निकाल सकते हैं। अब यहां पर देखिए, ये जो एक ये एरिया है इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा, क्लियर है। एरिया के ऊपर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है, और ये जो रहता है इसका एरिया वेक्टर रहता है। ये आपको हम पढ़ चुके हैं एरिया वेक्टर में कि ये होता क्या है एक्चुअल में। यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए डेफिनेशन को, फिर मैं आगे बात करता हूं। थोड़ी सी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया, देखिए इसको रफ कर देते हैं। अब ये तो हमें बात हो चुकी थी कि करंट डेंसिटी होता क्या है। अब यहां पर भी एक थोड़ी सी कंडीशन थी, उसको हमें देखना है कि वो कंडीशन क्या थी, क्लियर है। चलिए ये हो चुका हमारा बोर्ड क्लीन। अब यहां पर हम बात करते हैं, देखिए हमने एक ड्रॉ करा कंडक्टर, ये कंडक्टर ड्रॉ कर चुका हूं मैं, यहां पर वही करंट फ्लो हो रहा है आई वाला, मगर अब जो एरिया है वो परपेंडिकुलर नहीं है आई के, यानी कि एरिया जो है हल्का सा टिल्टेड है। कैसे टिल्टेड है देखिए, पहले परपेंडिकुलर था, अब हल्का सा टिल्टेड है। हल्का सा क्या है, एरिया जो है टिल्टेड है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं है। अब इस ऐसे एरिया के लिए मैं करंट डेंसिटी कैसे निकाल सकता हूं, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, सबसे पहले अपन देखते हैं एरिया का जो नॉर्मल है वो कैसा है। एरिया का जो नॉर्मल रहेगा कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा, एरिया नॉर्मल। ये जो एरिया का जो नॉर्मल है ये इस आई करंट के साथ में कुछ थीटा डिग्री के एंगल पर है,
थीटा डिग्री के एंगल पे है। इफ वी टेक कंपोनेंट ऑफ normal area in the direction of current की डायरेक्शन में इसका वो लेता हूं मैं क्या नॉर्मल, तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा तो वो क्या आ जाएगा, कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा इसका कंपोनेंट, उसको नाम दिया अपनों ने ए एन। तो जो आपका ए एन रहेगा कंपोनेंट वो किसके इक्विवेलेंट रहेगा, ए cos थीटा का, ए cos थीटा के क्या रहेगा, इक्विवेलेंट रहेगा। क्लियर। अब आप इसकी क्या निकाल सकते हो, करंट डेंसिटी निकाल सकते हो। कैसे, ए एन इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में, ए cos थीटा। अब इसके लिए जो करंट डेंसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू आई अपॉन में ए एन, यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, आई अपॉन में ए cos थीटा। यहां तक आपको क्लियर हुआ। यानी कि अगर एरिया आपको परपेंडिकुलर नहीं दे रखा हो, देखिए डेफिनेशन जो थी वो यही बोल के गई थी कि अगर कोई करंट फ्लो कर रहा हो और बीच में अगर कोई क्रॉस सेक्शन एरिया हो और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो परपेंडिकुलर हो करंट कर के, तो उसका जो रेशियो रहता है वो करंट डेंसिटी होता है। मगर यहां पर परपेंडिकुलर नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, इसका कंपोनेंट ले लिया नॉर्मल का इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब तो ये जो कंपोनेंट है ये इसी की डायरेक्शन में है, यानी कि हम इसके लिए करंट डेंसिटी निकाल सकते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। ये जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया के नॉर्मल को, यानी कि डायरेक्शन ऑफ एरिया। यहां तक आपको समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप से आप करंट डेंसिटी को निकाल सकते हैं। अब यहां पर एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। अभी हमने जो देखा था करंट डेंसिटी वो कितना निकल के आया था, आई अपॉन में ए। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मगर करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर हमने बोला था, यानी कि एक टेंसर स्केलर हम बोल सकते हैं इसको। तो आई इज इक्वल टू स्केलर तभी हो सकता है जब जे डॉट ए हो, यानी कि करंट डेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट हमेशा हमें क्या देता है, करंट देता है। क्लियर है, ये चीज आपको नोट करनी थी। यहां तक आपको समझ आ चुका होगा कि अगर एरिया अगर आपका टिल्टेड हो तो क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में उसको कंपोनेंट तोड़ो और कंपोनेंट के थ्रू आप उसकी करंट डेंसिटी निकाल सकते हो। क्लियर है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाक से, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखिए दोस्तों, आपको दो डेफिनेशन और दिख रही होगी। क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से। जी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन आर। इसकी जो यूनिट रहती है वो रहती है ओम इनवर्स, खाली आपको इतना ध्यान रखना है। फिर एक और होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। इसका जो सिंबल होता है उसको अपन सिंबल ये रहता है, क्लियर, 1 अपॉन रो। और इसकी जो यूनिट रहती है क्या रहती है, इसको आप, इसकी यूनिट रहती है ओम इनवर्स, मिडल इनवर्स भी बोल सकते हो, और आप इसको मोह भी बोल सकते हो, मोह। क्लियर, इसकी एक यूनिट होती है, इसको सीमेंस भी बोलते हैं। ये इसकी यूनिट रहती है किसकी, कंडक्टिविटी की। क्लियर है, चलिए आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं कि आगे जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा। क्लियर है, चलिए चलिए दोस्तों, आई होप कुछ आपने ये नोट कर लिया होगा। क्लियर है, कंडक्टेंस समझ में आ गया, कंडक्टिविटी समझ में आ गया। इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, ये होता है आपकी कंडक्टिविटी, ये आपका होता है कंडक्टेंस। क्लियर। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, यानी कि ओम्स लॉ जो है उसका वेक्टर फॉर्म क्या रहेगा। अभी जो देखा हमने वो क्या था, वो ओम्स लॉ हमने देख चुके क्या, कि जो आपका जो करंट रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, पोटेंशियल के। अब हमें एक वेक्टर फॉर्म देखना है जो पूरी तरीके से वेक्टर रहेगा। क्लियर है, चलिए तो मैं इसको रफ कर देता हूं, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बहुत ही ज्यादा बेसिक है, आपको बहुत आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी। इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए यहां पर। इफ E is the magnitude of electric field inside a conductor of length L, then the potential difference across its end is V is equal to E dot L। ये याद है अपने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन देखा था, कैसा निकल गया था, V is equal to E dot D। D क्या थी, लेंथ थी, डिस्टेंस थी ना, तो उसी की जगह अपनों ने लेंथ को लिख रखा है यहाँ पर। तो V is equal to E dot L। यहां तक आपको समझ में आया। कोई कंडक्टर है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड E है, उसकी जो कंडक्टर की लेंथ है वो L है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो किसके इक्विवेलेंट रहेगा, V is equal to E dot L। अब उन्होंने एक और चीज क्या देखी थी, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V is equal to IR। अब इन दोनों को बैलेंस करके हमको क्या निकालना है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। चलिए तो कैसे निकाल सकते हैं, यहां देखिए।
सबसे पहले इन दोनों को इक्वेट अगर मैं करता हूं तो ये मेरे पास में क्या निकल के आएगा, यहीं पर अपन कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर आई आर v इज इक्वल टू आई आर है, तो यहां हम ऐसे लिखते हैं, v की जगह मैंने क्या लिखा, E डॉट एल इज इक्वल टू आई आर। यहां तक क्लियर है। फिर हमें पता है जो R रहता है, R अभी हमने देखा था वो किसके इक्विवेलेंट होता है, जल्दी से बताइए, रो एल अपॉन में ए, ये हमने देखा था। यहां तक आपको समझ में आ गया। फिर हम यहां लेते हैं इसको, इस वाले पोर्शन को हम इधर सोल्व करेंगे। तो मेरे पास में क्या आ चुका है, E डॉट एल इज इक्वल टू आई को आई ही रहने देते हैं, R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रो एल अपॉन में ए। यहां तक क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आया। अब इस एल से इस एल को काट सकते हैं हम, तो मेरे पास क्या रहेगा, E इज इक्वल टू आई अपॉन में ए और यहां पर रो। इतना समझ में आया। अब ये जो आई अपॉन ए है ये जानी जानी सी टर्म लग रही है, अरे हाँ हमने अभी देखा था करंट डेंसिटी, ये वही है। तो यहां हम बोल सकते हैं जो J रहता है हमारा वो किसके इक्विवेलेंट रहता है, आई अपॉन में ए, तो इसकी जगह हम J को रख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू J डॉट रो। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा और इसको मैनेज करते हैं, तो अगर मैं खाली J को निकालना चाहूं तो J इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन रो और E। क्लियर। ये 1 अपॉन रो भी कहीं देखा देखा सा लग रहा है, कहां देखा था इसे, हाँ ये जो रहता है कुछ कंडक्टिविटी वाली टर्म्स में मुझे देखा था। तो जो हमने देखा था वो कंडक्टिविटी वाली टर्म्स क्या थी, वो थी हमारे पास में सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। तो मैं यहां पर उस चीज को लिख सकता हूं, तो यहां जगह दिख रही है हमको, हम यहां पर पुट कर देते हैं इसको। तो ये जो फाइनल टर्म बन के जाएगी हमारे पास में क्या जाएगी, J इज इक्वल टू सिग्मा E। ये जो रहता है ये दिख रहा है आपको, चलिए दिख रहा है आपको। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर है। तो यहां पर अपना ओम्स लॉ खत्म होता है, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म खत्म होता है। ये चीज समझ में आई। इसको याद रखने का तरीका देखो, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है आपको, एक कंडक्टर है उसके अंदर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी और कंडक्टर की कुछ लेंथ होगी L। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है बाय द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट यूनिट, जो हमने पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन निकाला था उसके अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल हमने देखा वो क्या देखा, V इज इक्वल टू E डॉट एल। इतना कर लिया। यह करने के बाद में हमने देखा ओम्स लॉ भी हमने पढ़ा, उसके अंदर भी पोटेंशियल है। तो इन दोनों को मर्ज करा, जिसे जैसे बैलेंस बिठाया, जो कटा था काटा, और जो चीजें हमको लग रहा था कि जो हमने कुछ पहले पढ़ रखी और रिलेशन बताया उनको पुट करा, तो फाइनल ये रिजल्ट निकल के आया कितना, J इज इक्वल टू सिग्मा E। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर है। चलिए दोस्तों, तो यहां पर अपना जो ये टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद हम बात करेंगे रजिस्टर की, और जो रजिस्टर रहते हैं इनकी जो कोडिंग रहती है, कलर कोडिंग, वो कैसे होती है, हम किस प्रकार से रजिस्टर को पहचान सकते हैं। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं आगे। चलिए दोस्तों, यहां आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है, रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार डेफिनेशन मैंने लिख दी है। क्या लिखी है देखिए, एनी मटेरियल दैट हैज रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रजिस्टर। क्लियर। अब होता क्या है, जो रजिस्टर रहता है ना बहुत ही ज्यादा छोटा रहता है। अब ये छोटा रहता है तो क्या है कि इसके ऊपर कुछ लिखना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि इतना छोटा रहता है ना, आपका फोन कभी आपने देखा होगा तो छोटे छोटे जैसे गोल गोल टाइप, एक सिलेंडर टाइप में आपको कुछ दिखते होंगे, तो उनके ऊपर लिखना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो वहां क्या करते हैं, हम एक कलर लगा देते हैं जिससे हम उसको पता कर सके कि ये किस टाइप का रजिस्टर है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो हमको पता करना रहता है। तो उसके लिए हमने कल कुछ कलर कोडिंग डिसाइड कर रखी है, तो वो आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में ये आ सकती है। क्लियर है। IIT JEE की बात करें तो एक आधा क्वेश्चन कभी ना कभी आ ही जाता है। यहां लिखते हैं कलर कोडिंग की। अगर मैं बात करूं तो देखिए आपको ये टेबल याद रखनी है कैसी, कलर, नंबर, मल्टीप्लायर और टॉलरेंस। क्लियर है। जो रजिस्टर रहता है उसके ऊपर आप ऐसी 4 पट्टियां देखेंगे, जिसमें पहली और जो दूसरी पट्टी रहती है वो नंबर को रिप्रेजेंट करती है, जो तीसरी पट्टी रहती है वो मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करती है, जो चौथी पट्टी रहती है वो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करती है। यहां तक समझ में आया। चलिए, अब जो कलर रहते हैं वो क्या रहता है, कुछ इस सीरीज में दे रखे कलर, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और व्हाइट। अब इसको याद रखना है, तो इसको याद रखने का एक तरीका है, या आगे के जो लेटर्स है इन लेटर्स को रिलेटेड आपकी जो बुक है एसएल अरोड़ा उसके अंदर भी दे रखा है। इसको याद करने का एक तरीका होता है। इसका तरीका क्या है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। क्लियर। अब देखिए इसको याद रखने का तरीका कैसा है, ये आगे देखिए मैंने सारी चीजें कैपिटल में लिख रखी है, वो कलर को रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर एग्जांपल बी से ब्लैक, इस वाले बी से ब्राउन,
आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, यानी बीबी रॉय से ये आपको येलो तक का काम हो चुका है। फिर देखिए कैपिटल लेटर्स में जी लिख रखा है, तो जी से हो गया हमारा ग्रीन, और बी से ब्रिटेन का बी से हो गया ब्लू, और उसके बाद हमारा आता है वेरी में जो वी है उससे आ गया वॉयलेट, फिर आता है गुड का ग्रीन, और डब्ल्यू से आ जाएगा व्हाइट। तो आप इसको इस टाइप से याद रख सकते हो, व्हाट बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइब। ये एक ट्रिक है इसको याद करने की, हर जगह आपको ये ट्रिक देखने को मिलेगी, कॉमन है, ये बहुत ही कॉमन है। यहां तक आपको समझ में आ चुका है। अब हम देखते हैं कि कलर कोडिंग के हिसाब से हम कैसे किसी रजिस्टर को देख सकते हैं कि वो कितने ओम का रजिस्टर है। नंबर्स की अगर बात करूं तो ये एक सीरीज में आप जब इसको लिख लेते हो तो आपको 0 से लेकर 9 तक नंबरिंग करनी होती है, और मल्टीप्लायर में 10 टू द पावर 0 से लेकर 10 टू द पावर 9 तक आपको मल्टीप्लायर्स लिखने होते हैं। और टॉलरेंस की अगर बात करूं, अगर गोल्ड कलर रहता है तो प्लस माइनस 5% का टॉलरेंस रहता है, सिल्वर कलर रहता है तो प्लस माइनस 10% का रहता है, और अगर कोई कलर नहीं है तो 20% का टॉलरेंस रहता है। यहां तक आपको समझ में आया। इसको भी याद कैसे रखोगे, गोल्ड के लिए 5 है, सिल्वर के लिए 10 है, तो जो गोल्ड रहता है वो प्योर रहता है, यानी कि उसके अंदर इंप्योरिटी कम रहती है, तो इंप्योरिटी कम है यानी कि टॉलरेंस भी कम ही होगा 5% का। और जो सिल्वर रहता है वो थोड़ा सा इंप्योर टाइप बोल सकते हैं गोल्ड के कंपैरिजन में, तो उसके अंदर जो टॉलरेंस होता है वो ज्यादा रहता है 10% का। और इसके अगर बात करूं नो बैंड में तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो याद हो ही सकता है 20% प्लस माइनस। यहाँ क्लियर है, ये समझ में आ चुका है। पहला दूसरा नंबर को बताएगा बैंड, तीसरा जो बैंड रहेगा आपको मल्टीप्लायर को बताएगा, चौथा जो रहेगा टॉलरेंस को बताएगा। अब ये मैंने यहाँ पर एक लिख रखा है, एक ऐसा अपने पास रजिस्टर दे रखा है, इसको हम देखते हैं कि कितने ओम का रजिस्टर है। ये जो रजिस्टर है इसके ऊपर कलर क्या दे रखे थे, पहला था रेड, दूसरा था ऑरेंज, तीसरा था ब्लू और चौथा था गोल्ड। पहला और जो दूसरा बैंड रहता है मुझे नंबर को बताता है। तो पहला कलर क्या था, रेड था, तो रेड के अंदर नंबर क्या है 2, यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जो पहला रेड कलर है ये नंबर को मैंने बताया ये 2, पहले वाले बैंड ने मुझे 2 नंबर बताया। जो दूसरा बैंड था ऑरेंज था, ये भी नंबर को बताता है, तो ऑरेंज के अंदर मैंने नंबर को देखा तो 3 था, तो यहाँ पर मैंने लिखा 3। अब जो तीसरा बैंड रहता है वो मल्टीप्लायर का काम करता है, तो मल्टीप्लायर के लिए हम यहाँ पर मैंने इनटू कर देते हैं। जो तीसरा कलर था आपको कौन सा था, ब्लू, तो ब्लू कलर देखिए कहाँ है, ये रहा ब्लू कलर। अब ब्लू कलर में आप नंबर में नहीं जाएंगे, आप कहीं में जाएंगे, आप जाएंगे मल्टीप्लायर में। तो मल्टीप्लायर कितना है इसका 10 टू द पावर 6, तो यहाँ क्या लिख देंगे आप 10 टू द पावर 6। ये आपका रेजिस्टेंस पता चल चुका है आपको, ये आपको कहीं में मिला है ओम में। यहां तक आपको क्लियर हो गया, ये आपको ओम में मिल चुका है। अब देखिए जो चौथा बैंड है आपका वो गोल्ड दे रखा है, यानी कि इसके अंदर टॉलरेंस कितना है 5% का, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे प्लस माइनस 5%। तो ये आपको नोन हो चुका है कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो 23 इंटू 10 टू द पावर 6 ओम और प्लस माइनस 5% का उसके अंदर टॉलरेंस है। टॉलरेंस का मतलब अगर मैं आपको कहना चाहूं तो इसके अंदर जो एरर आ सकता है वो प्लस में 5 आ सकता है, प्लस में माइनस आ सकता है, यानी जो वैल्यू है 23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ओम, ये प्लस 5 ज्यादा हो सकती है, प्लस 5 कम हो सकती है, बस इतना ही मीनिंग है टॉलरेंस का। क्लियर दोस्तों, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको ये जो पूरा लेक्चर है समझ में आ गया होगा। अब हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके अंदर आगे डिस्कस करेंगे कि जो कंडक्टर है उसके अंदर से करंट किस टाइप से फ्लो होता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कल डिस्कस करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।